नमस्कार। भौतिक विज्ञान की इस लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हरिराम नायक, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गिडा। आज हम कक्षा 12 का टॉपिक एक विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सर्वप्रथम बिंदु ए तथा बी पर कोई दो बिंदुवत आवेश -q तथा +q लेते हैं, क्योंकि द्विध्रुव में क्या होता है, दो बराबर परिमाण में बराबर तथा प्रकृति में विपरीत आवेश अत्यल्प दूरी में रखे होते हैं, तो वही द्विध्रुव कहलाता है। तो ये जो बिंदु ए है, बिंदु ए पर स्थित ये जो आवेश है -q है तथा बिंदु बी पर स्थित आवेश +q है। इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी ये क्या है, 2a है, और ये इसका मध्य बिंदु है जिसको हम द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। हम इस द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए माना विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु P जो स्थित है वो द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। r दूरी पर स्थित है। अब बिंदु P की बिंदु ए से दूरी कितनी है वो देखो। बिंदु P की इस बिंदु P की बिंदु ए से दूरी कितनी है, वो दूरी ये होगी, ये हमने जो लिख रखी है, क्योंकि हमें पता है कि द्विध्रुव की जो टोटल डिस्टेंस होती है वो 2a होती है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें डिस्टेंस पता है कि r है। क्या है? r है। जबकि ये जो दूरी है दोनों को मिला के 2a है, तो ये क्या है, सिर्फ a है। तो ये टोटल दूरी जो है a से p के मध्य जो दूरी है वो क्या हो गई, r + a हो गई। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु B की बिंदु P से दूरी, बिंदु B की बिंदु P से दूरी कितनी होगी, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल क्या है, r है। जबकि हम तो बिंदु B तक ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें ये पता है कि ये दूरी जो है, ये दूरी ये a के बराबर है। द्विध्रुव की आधी दूरी कितनी है, a। अब टोटल r है, r - a कर देंगे तो हमारी BP डिस्टेंस आ जाएगी, BP डिस्टेंस आ जाएगी। ये जो BP डिस्टेंस है ये B से P के मध्य है, और ये कितनी होगी, टोटल r में से ये टोटल r है और ये टोटल a है। r में से a को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी r - a आ जाएगी। अब बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु P पर हम एकांक धनावेश जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं को लेके चलेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि एकांक धनावेश रखा है या परीक्षण आवेश रखा है। ये जो परीक्षण आवेश है एक धनावेश है, और ये धनावेश से क्या होगा, प्रतिकर्षित, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, धनावेश है, और यहाँ पर भी धनावेश है, और धनावेश के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि ये जो आवेश है परिमाण में इससे बहुत बड़ा है, इस कारण से ये तो अपनी स्थिति पर स्थिर रहेगा, इस पर बल आरोपित होगा, इस कारण ये इस तरफ गति करेगा, अर्थात
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये रहेगी, और ये जो विद्युत क्षेत्र हम लेके चल रहे हैं E2, हम क्या लेके चल रहे हैं E2, जबकि आवेश -q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब क्योंकि यहाँ पे धनावेश है जबकि इधर ऋणावेश है, ऋणावेश धनावेश के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, और आकर्षण होने के कारण क्या करता है, ये परीक्षण आवेश इस ऋणावेश की तरफ दौड़ेगा, और इस कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा P बिंदु पर इस तरफ होगी। अर्थात E1 की दिशा जो है E2 की दिशा के विपरीत दिशा में होगी, जबकि परिमाण E2 का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बिंदु B तथा P के मध्य दूरी BP दूरी जो है AP दूरी से कम है, और जितनी दूरी कम होगी उतना बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। जितनी दूरी कम होगी उतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। अतः जो E2 है वो E1 से ज़्यादा होगा। ये तो थी इस डायग्राम की बात। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन करनी है, कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये बिंदु P पर -q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अनुसार क्या होता है, E वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ/R² इंटू R कैप। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी बिंदुवत आवेश के कारण कहीं पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो हम बिंदु P पर -q आवेश के कारण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, और ये -q आवेश किसका है, द्विध्रुव का है। तो E1 वेक्टर जो है, E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ/AP² PA दिशा में, वो हमने डायग्राम में पीछे समझा था, पीछे जो डायग्राम बनाया था। ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो क्या होगी, PA दिशा में। तो हम दोबारा से डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये डायग्राम है, और E1 की जो डायरेक्शन है वो P से A की तरफ है, तो इसकी दिशा को हम PA दिशा में बोलेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। E1 वेक्टर इज इक्वल टू K की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 होती है, डॉट Q का Q रखा है, AP की जो वैल्यू है R+A, जो हमारे पिछले डायग्राम इस डायग्राम से आया है। ये जो डायग्राम है इसमें हमने AP की वैल्यू ये निकाली थी R+A, तो ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर देनी है R+A का होल स्क्वायर, क्योंकि AP का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। PA दिशा में को हम -p कैप लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, देखो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है, जबकि हमारा जो E1 जो आ रहा है वो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ है। इसलिए हम इस एकांक सदिश को माइनस लगा के लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, क्योंकि माइनस द्विध्रुव के ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। जबकि हमारा यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तो ये रहती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q से +q की तरफ रहती है, जबकि हमारे पास ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है उसकी दिशा ये रहेगी। अब हम इसे द्विध्रुव आघूर्ण P कैप के रूप में लिखना चाहते हैं, इसकी दिशा के रूप में लिखना चाहते हैं, तो हम इसके एकांक सदिश का उपयोग करेंगे। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इसके बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। क्योंकि विपरीत दिशा में है तो अपने को पता ही है माइनस आएगा। तो इसी कारण से वहाँ पे क्या हमने P कैप यूज़ किया है। यहाँ पे P A दिशा में है इसलिए माइनस
माइनस हमने पी कैप लगा दिया, यहाँ पे हमने माइनस पी कैप लगा दिया। ठीक इसी प्रकार आगे हमारे पास है ये जो ए पी की वैल्यू रखी है, ए पी का पीछे अपने डायग्राम में भी समझ के आए थे। ये ए पी बराबर आर प्लस ए के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर माइनस पी कैप द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में एकांक सदिश है। ठीक इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार हमें ज्ञात करना है। इसमें देखो E2 हम ज्ञात कर रहे हैं, इसकी फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था KQ/BP स्क्वायर, BP दिशा में E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में RA का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आना चाहिए था, स्क्वायर आएगा। फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है BP इज इक्वल टू R माइनस ए। हमने BP की वैल्यू पीछे अगर हम चलते हैं पिछले डायग्राम में, तो BP की वैल्यू हमारे पास यहाँ से BP की वैल्यू हमारे पास R माइनस ए आ रही है। तो BP की वैल्यू हमने R माइनस ए रखी है। और दूसरा यूनिट वेक्टर की जो बात कर रहे हैं P कैप, वो हमारा देखो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होता है और E2 वेक्टर की जो दिशा है वही है। तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिट वेक्टर, इसकी दिशा बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर P कैप का उपयोग करेंगे। हाँ, तो चलते हैं वापस वहीं पे, और ये आ गया हमारा। इसके साथ में हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर लगाना भूल गया किसी वजह से, स्क्वायर लगेगा P कैप। BP की वैल्यू जो है, BP की वैल्यू वो है R माइनस ए, P कैप जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में एकांक सदिश है। अब हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योग के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में। तो हम इसी का ही यूज़ यहाँ कर रहे हैं। हमारे पास फॉर्मूला है EX इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर हमारी 3rd आ गई है। इससे पहले पूर्व में हमारे पास जो E1 की वैल्यू निकाली थी, जो इक्वेशन 1st थी, और E2 की वैल्यू निकाली है इक्वेशन 2nd, और ये 3rd इक्वेशन है। अब इस 3rd इक्वेशन के अंदर समीकरण 1 व 2 से मान रखने हैं, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 3 में मान रखने हैं। तो मान रखने पे हमारे पास क्या आएगा, E1 की जो वैल्यू हमने रखी थी स्टार्टिंग में लेके चले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q ओवर R प्लस ए का होल स्क्वायर डॉट इंटू माइनस पी कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप। इन दोनों के बारे में मैंने दोनों के बारे में बता दिया, ये माइनस पी कैप क्यों है और ये पी कैप क्यों है, दोनों के बारे में बता दिया गया था। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है इसको हमने बाहर लिख दिया, यहाँ लिख दिया बाहर, जो बचा उसको अंदर लिख दिया एज इट इज़, और पी कैप भी बाहर कॉमन आ रहा है इधर लिख दिया। इसका जो माइनस है हमने यहाँ यूज़ कर लिया है, यहाँ रख दिया है। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, इसको, इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया। तो जिसके साथ माइनस था उसको बाद में लिख दिया, जिसके साथ माइनस था, माइनस वाली जो ये टर्म है इसको बाद में लिख दिया, और ये पहले लिखी हुई है। अगली जो इक्वेशन है इसमें, इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, इसको रीअरेंज किया है। रीअरेंज करने के बाद में इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। ये इक्वेशन बनने के बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो हमारे पास
ये इक्वेशन बनेगी। इसमें क्या है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम लेके लघुत्तम में हमने क्या किया, r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का, दोनों के नीचे जो हम ले रहे हैं वैल्यू, इसके नीचे ये वैल्यू है और इसके नीचे ये वैल्यू है, दोनों को हमने क्या कर दिया, गुणा में लिख दिया नीचे। ये हमारा एलसीएम है और एलसीएम में अब ये वैल्यू इस वैल्यू के सेम है तो इससे कट आउट हो जाएगी, हमारे पास बचेगी ये, इसको हम यहाँ लिख देंगे। बीच में माइनस है, ये क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा। माइनस आने के बाद में दूसरी जो संख्या है, दूसरी जो ये नंबर है, ये जो दूसरी जो है इसका जो लोअर पार्ट है, इस लोअर पार्ट को हम यहाँ इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख रखा है, गुणा में लिख रखा है, तो इससे ये कट आउट हो जाएगा। कट आउट हो जाएगा तो हमारे पास रहेगा r माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। लिखने के बाद आगे चलते हैं। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारी, ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम इन 3 फार्मूलों की सहायता से हल कर सकते हैं। तीनों फार्मूले आने चाहिए क्योंकि कक्षा 8 में हमने यूज़ किए थे और बहुत बार बता चुके हैं। अब तक आप इसके बारे में कन्फर्म जान चुके होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा होता है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत बार हमने काम लिया है, पीछे जितनी भी क्लासेस पढ़ के आए हैं 8वीं के बाद, ये बहुत काम आया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इन इक्वेशंस इन सर्व समीकरणों का उपयोग करके हम इसको हल करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास r प्लस ए का होल स्क्वायर था। यहाँ पे r प्लस ए का होल स्क्वायर था तो हमने क्या लिखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा r स्क्वायर प्लस 2ar प्लस a स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस r स्क्वायर। ये माइनस की इक्वेशन थी क्योंकि यहाँ माइनस आना था, यहाँ पे क्या आना था, माइनस आना था। बाहर माइनस होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया 2ar। और यहाँ पे बाहर माइनस होने के कारण यहाँ प्लस होते हुए भी यह क्या हो गया, बाहर माइनस के कारण यहाँ माइनस हो गया। इन सब की वैल्यू रखने के बाद में जिस पे हमने टिक कर रखा है, ये टिक कर रखा है, ये टिक कर रखा है, ये दोनों सेम वैल्यू है, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, और इसके आगे है प्लस, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद में ए स्क्वायर जिस पे स्टार लगा रखा है हमने, ये दोनों सेम है, लेकिन इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है तो ये इससे कट जाएगी। ये काटने पीटने का काम करने के बाद, पूरा कटने के बाद में हम आगे चलते हैं। आगे इसको हल करने पे, ये सारा कटने के बाद में हमारे पास जो बचा वो है 2ar प्लस 2ar, 4ar बचा, जो हमने यहाँ लिख दिया। बाकी एज इट इज़ है, बाकी में कोई छेड़खानी नहीं करी है हमने। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये रखने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आती है, इसको रीअरेंज किया है हमने। ऊपर वाली इक्वेशन जो है, ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज किया है और रीअरेंज करने पे हमने क्या किया है, जो 4ar था, 4 को हमने 2 में तोड़ दिया, 2 को r के साथ बाहर लिख दिया और q को 2a के साथ में लिख दिया। तो ये हमारा, तो ये जो हमारा है ये 2qa आ गया और यहाँ पे 2r आ गया और नीचे एज इट इज़ है, नीचे वाले को हमने छेड़ा नहीं है। ये वैल्यू रखने के बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि 2qa हम पीछे पढ़ के आए हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिमाण होता है वो 2qa के बराबर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिमाण जो होता है वो 2qa के बराबर होता है और हम द्विध्रुव आघूर्ण को p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2qa की जगह हमने क्या लिख दिया, p लिख दिया।
2QA की जगह हमने क्या लिख दिया, P लिख दिया। 2R की जगह 2R है ही, और P कैप इसके साथ आ रहा है। अब इसी को हमने सॉल्व आउट किया, तो ये जो है P वेक्टर लिख दिया। इन दोनों को मिला के हमने P वेक्टर लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश जो होता है, वो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। दोबारा से, जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। तो हम वेक्टर लिखना चाहते हैं, तो वेक्टर हम लिखेंगे तो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर यहाँ आ रहा है। इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास यही आ रहा है कि P इंटू पी कैप, तो इसकी जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, P वेक्टर लिख दिया। बाकी एज इट इज़ है, बाकी में कोई बदलाव नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। इक्वेशन नंबर ये फोर्थ है। फोर्थ इक्वेशन के बाद में लास्ट एंड फाइनल डिसीजन, लास्ट और फाइनल जो आंसर है वो हमारा आएगा, क्योंकि जो द्विध्रुव है उसकी दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है बहुत न्यून होती है, बहुत कम होती है, और बाहर जो डिस्टेंस अक्स पे ली जाती है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम ये लिखेंगे कि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A। इस कारण हम समीकरण को R की तुलना में A को नगण्य मान लेंगे। R की तुलना में A क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। और हम इस इक्वेशन में देखते हैं, इस इक्वेशन में हम A को छोड़ देंगे, इस इक्वेशन में हम A को छोड़ देंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। और ये जो इक्वेशन है हमें विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की समीकरण को प्रदर्शित करती है। और AX इसलिए लिखा गया है क्योंकि AX मतलब एक्सियल का मतलब एक्सिस का मतलब अक्ष पर, यानी कि द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस पर एरो लगाना था, एरो आएगा भाई इस पे। और ये फाइनल इक्वेशन है। धन्यवाद।